First of all, very good morning to all of you and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. So आज हमने जो डिस्कस करना है नाउन्स के फर्दर जो रूल्स हमारे जो हैं रहते हैं उनको हमने डिस्कस करना है और दूसरी चीज हमने आज वोकेबलरी पोर्शन भी करना है और थर्ड जो आज न्यू पार्ट जो करेंगे डिस्कस वो हैं ईडियम्स. सो आज से हम जो है 5 to 7 ईडियम्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं अब नाउन्स. अब जैसे ही रूल्स आज कवर हो जाएंगे तो कल से इसकी एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 8. रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ एनी preposition इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन and then the same noun is repeated, that noun must be used in its singular form. क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा नाउन है जो कि सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है एंड उसके बाद जो है प्रेपोजिशन को यूज हुई है, प्रेपोजिशन के बाद देन फिर रेपिटेटिव पे वही वर्ड जो है वही नाउन जो है रिपीट हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे शिप आफ्टर शिप, ship after ship was coming. I read this book page after page. सो फर्स्ट एग्जाम्पल पहले देखो, शिप आफ्टर शिप वॉज कमिंग. इसके अंदर क्या है कि जैसे ही शिप नाउन यूज हुआ उसके बाद जो है ये प्रपोजिशन यूज हुई है, देन अगेन वही नाउन यूज हो रहा है. तो यहाँ पे शिप आफ्टर शिप जो है रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही हमने इसको रखना है, यही हमारा रूल कह रहा है. तो यहाँ पे रूल यही कह रहा है कि सिंगुलर रहेगा, कभी भी ऐसे नहीं आएगा शिप्स आफ्टर शिप्स वॉज कमिंग. तो शिप आफ्टर शिप वॉज कमिंग. इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल है, आई रेड दिस बुक पेज आफ्टर पेज. पेज आफ्टर पेज आएगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा. तो ये बेसिक सा रूल जो है ये रूल नंबर 8 है. अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ. रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हेन टू नाउन्स प्रेजेंट द सेम आइडिया देन second noun will become plural and shall be used to club them together. इसका मतलब क्या है कि दो नाउन जो सेम आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो सेकंड नाउन जो है वो प्लूरल बनेगा और जो फर्स्ट है वो जो है वो सिंगुलर ही रहेगा. जैसे कि माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन्स. अब यहाँ पे देखिए ब्रिक एंड स्टोन्स हैं, ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं यूज होएगा, हमने इसको सिंगुलर रखना है, दूसरे वाले को प्लूरल रखना है. अगर दोनों ही प्लूरल दे रखे हों तो वहां से उसको जो है एरर स्पॉट करना है. वहां पे यहाँ पे आ जाते होते हैं, जैसे ब्रिक्स एंड स्टोन्स लिखा हुआ आ जाएगा एग्जाम में, तो वहां पे ब्रिक एंड स्टोन्स जो है हो जाएगा. जो फर्स्ट जो नाउन है वो सिंगुलर रहेगा और सेकंड जो है वो प्लूरल होएगा और यही जो इसका प्लूरल है वो इसकी प्लूरल फॉर्म को भी शो करेगा. अब इस टाइप से अब देखो माई हाउस इज मेड ऑफ, अब आइडिया तो सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, ब्रिक्स भी एंड स्टोन्स भी. तो इस तरीके से तो कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि यही है कि सेम आइडिया जो है प्रेजेंट करना चाहिए उन दोनों नाउन्स के द्वारा और बीच में जो है क्या यूज हुआ? एंड. इन दोनों को क्लब टुगेदर कैसे करना है? एंड के साथ. तो अब ये इसका रूल ये कह रहा है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो रूल क्या लग जाएगा? रूल क्या लग जाएगा कि जो फर्स्ट वाला सिंगुलर है, फर्स्ट वाला नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में रह जाएगा. अब एक और एग्जांपल देती हूं, जैसे आई वेंट टू परचेज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. अब यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं आएगा, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आएगा. तो वेजिटेबल ये जो है ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, जो सेकंड है वो प्लूरल में हो जाएगा. आई होप ये आज जो क्लियर है, पहला रूल 8 नंबर जो है वो भी और 9th भी दोनों इजी हैं. अब चलते हैं रूल 10 की तरफ.
रूल 10 क्या कह रहा है? इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर सेट टुगेदर विद द वर्ड्स, जैसे विद, टुगेदर, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इस टाइप के बहुत सारे और भी जो हैं वर्ड्स होते हैं जैसे एज वेल एज भी होता है, हाँ, तो इनके साथ जो है वर्ब कौन सी यूज होएगी? सिंगुलर वर्ब जो है यूज होएगी, सिंगुलर वर्ब यूज होएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंग्लिश बुक, in addition to its exercise book was asked by my teacher। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेंटेंस को सिंगुलर में ही रखा है, वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है। कौन सी? ये वाली। तो यहाँ पे अगर इस टाइप के वर्ड्स यूज हो रखे होते हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर यूज होएगी। तो ये है रूल नंबर 10। अब आज की करते हैं वोकेबलरी। अब इसकी चलेगी एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब करते हैं आज की जो है द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर से जो वोकेबलरी हमने करनी है। फर्स्ट वर्ड इज टार्निश। प्रोनाउंसिएशन इज टार्निश, आर इज साइलेंट, टार्निश। सो टार्निश जो है, पहले तो ये देख लो, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव या नाउन जो नहीं है। तो इसका मीनिंग होता है सली। सली होता है कि मतलब किसी को जो कि ये होता है कि मतलब किसी को खत्म कर देना, किसी को मतलब जो है बेसमिर्च कर देना, बेसमिर्च कर देना, कि बेसमिर्च, ब्लैकन। एंटोनिम इसका आ जाएगा इनहांस। इनहांस इसका जो है एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसकी, his realm had not been tarnished by human rights abuses। So first word was tarnish, sully। सो इसके सिनोनिम जो है 3 बन गए। एंटोनिम एनहांस है, इंक्रीज करना, सपोर्ट करना। सेकेंड वर्ड इज डिसरेप्यूट। डिसरेप्यूट का क्या मीनिंग होता है? डिसरेप्यूट का मीनिंग होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना। सो डिसग्रेस, डिसग्रेस। और सिनोनिम और क्या आ जाएगा? शेम, डिसऑनर, और इंसल्ट, इंसल्ट। अब नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, जो एंटोनिम है, ऑनर है, ऑनर। प्रेज भी आ जाएगा इसमें, प्रेज करना। एग्जाम्पल सेंटेंस के अंदर, वन ऑफ द टॉप क्लब जो है कंट्री इज ब्रिंगिंग, ओके, ठीक है जी। तो फर्स्ट वर्ड वाज टार्निश एंड सेकंड वर्ड वाज डिसरेप्यूट। टार्निश का मीनिंग है सली एंड डिसरेप्यूट का मीनिंग होता है इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड, स्टिफल और स्टाइफल, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर राइट, स्टिफल और स्टाइफल। तो ये जो है ये भी वर्ब है। इसका मीनिंग होता है किसी का दम घोट देना, किसी की सांस रोकने की कोशिश करना, सफोकेट करना, किसी को सफोकेट करना, चौक कर देना, सफोकेट करना, चौक कर देना। एंटोनिम इसका ऑपोजिट आ जाएगा, कोल्ड, चिली, इवन फ्री कर देना, रिलीज कर देना। ये सब जो है इसके एंटोनिम जो है बनेंगे स्टाइफल के। सफोकेट, दम घोटना। Those in the streets were stifled by the fumes। So ये जो है इसका जो है सेंटेंस के अंदर फॉर्म करके बताया है कि कैसे जो है ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है वर्ब है, तो यहाँ पे ये देखिए वर्ब यूज हुई है। तो ये तो पहले तो ये है कि बाय द फॉर्म से, तो मतलब बाय, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस जो है ये कौन सा है, एक्टिव या पैसिव। ये तुम लोग मुझे बताओगे कि ये एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है। तो अगर एक्टिव पैसिव है तो उसके अंदर ये तो पता है कि V3 यूज होती है ना।
अगर जो दूसरा होता है, एक तो नॉर्मल सेंटेंस होता है, एक जो होता है दूसरा होता है, तो वो तुम लोग मुझे बताओगे कि वो कौन सा होता है, एक्टिव है या फिर पैसिव है। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे जो है बताएंगे सारे, सीडीएस वाले, एनडीए वाले। सो यहाँ पे स्टिफल्ड आ गया, स्टिफल्ड स्टिफल्ड स्टिफल्ड। ओके, नाउ फोर्थ वर्ड इज articulate. Articulate is also a verb. Articulated, articulated, articulated. Okay, इसकी V2 और V3 जो है सेम रहेगी। सो इसका मीनिंग होता है जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, किसी चीज को एक्सप्रेस करना, किसी चीज के लिए बोलना। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा वॉइस, गिव वॉइस, टू 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 गिव वॉइस, टू एक्सप्रेस करना, शो करना। तो इस टाइप से जो है और जो है सिनोनिम इसके बन जाएंगे। आर्टिकुलेट। नाउ इसका एंटोनिम क्या है? बोटल अप करना, इम्प्लाइड करना, इम्प्लाई करना, इम्प्लाई, और पीस। ठीक है, इम्प्लाई पीस, और यू कैन से वेव ऑफ। वेव ऑफ मतलब छोड़ देना, मतलब उस चीज के लिए बोलना ना, उस चीज को जो है छोड़ देना, गिव अप कर देना उस चीज को। सो बॉटल अप, वेव ऑफ, इम्प्लाई, पीस। तो इसको जो है अब तो आई होप यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने जो है वर्ड्स कर लिए हैं, 4 वर्ड्स कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मीनिंग होता है कि अनविलिंगनेस, मतलब कि अपनी मर्जी से ऑपोजिट, मतलब ना खुशी, बिना किसी खुशी के जो है कोई काम करना, रिलक्टेंस। सिनोनिम इसका आ जाएगा डिसइंक्लिनेशन, हेसिटेशन, डिसइंक्लिनेशन, हेसिटेशन, और क्या आ जाएगा? अनडिजायर। अनविलिंगनेस, अनडिजायर्स, डिसइंक्लिनेशन, हेसिटेशन। तो ये इसके हो गए साइनोनियम्स, सिनोनिम। तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा? विलिंगनेस, डिजायर, विलिंगनेस, डिजायर, विल, WILL, विल। ये जो है इसका एंटोनिम है रिलक्टेंस का। अब इसका जो सेंटेंस मेकिंग है वो है शी सेंस्ड हिज रिलक्टेंस टू कंटिन्यू। She sensed his reluctance to continue. नेक्स्ट इज ग्रेव। ग्रेव के अंदर क्या है कि इसका मीनिंग, ये भी एडजेक्टिव होता है। रिलक्टेंस जो है ये नाउन है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है ये तुम लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने टाइप्स करवा चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी टाइप्स करवा चुकी हूँ। और एक क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, मुझे किसी ने जो है अभी तक आंसर नहीं दिया है, तो मुझे उसका आंसर दो। एक तो इनकम्बेंट का मैंने एंटोनिम पूछा था, सारे जने मुझे जवाब देंगे इसका। एंटोनिम इसका एक और बताने हैं, इनकम्बेंट का। और एक मैंने करवाया था रैंकर। रैंकर का जो है मुझे एंटोनिम जो है और भी बताना है, तो तुम लोग मुझे जो है बताओगे। सो ग्रेव। ग्रेव का मीनिंग होता है, ग्रेव पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो है एडजेक्टिव है ग्रेव, सोलेम। सो सिनोनिम इसका आ जाएगा अर्नेस्ट, सीरियस, ऑपोजिट आ जाएगा केयर फ्री, केयरलेस, इनएक्टिव। तो ऑपोजिट ये आ जाएगा। तो ग्रेव का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर बहुत जोर देना, सीरियस होना उस चीज के लिए, उस चीज को जो है इंपॉर्टेंटली जो है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको आइडेंटिफाई करना इस तरीके से कि हाँ इस चीज के लिए जो है हमें अपना जो है सीरियसनेस शो करनी है। तो ग्रेव का मीनिंग होता है सीरियस रहना, अर्नेस्ट। सो एंटोनिम जो है वो है केयर फ्री, केयरलेस, इनएक्टिव। तो इस तरह से अगर वर्ड का मीनिंग पता चल जाए तो अपने आप एंटोनिम सिनोनिम जो है वो बन जाएंगे।
ऑपोजिट क्या है? हिज फेस वॉज ग्रेव, हिज फेस वॉज ग्रेव, छोटा सा सेंटेंस है तो समझ आ गया होगा, हिज फेस वॉज ग्रेव। तो मुझे जो है इनकम्बेंट का एंड रैंकर का जो है एंटोनियम जो है मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, सीडीएस वाले, एनडीए वाले, एसएससी वाले इवन। तो चलिए आज जो है हम ईडियम्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी इजी जो है ईडियम्स हैं आज। तो होपफुली मेरे बाकी स्टूडेंट्स ने कर भी रखे हों, कुछ ने करे हुए हैं और कुछ ने नहीं भी करे हुए हैं। सो फर्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, किसी मतलब बोलते हैं ना कि ये लड़ाई की जड़ है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? शी इज a bone of contention, she is bone of contention in our relation, in our relationship. So कोई भी ऐसे इस टाइप का सेंटेंस जो है बना सकते हैं हम कि वो जो है वो हमारे बीच जो है लड़ाई की जड़ है, कारण वो है। So a cock and a bull story. Second idiom, a cock and a bull story. Unbelievable story. Unbelievable. जैसे कि for example, he told me a cock and bull story about his accident, about his road accident. सो यहाँ पे अब देखिए कि रोड एक्सीडेंट, अब यहाँ पे किस तरह से यूज हुआ कि अनबिलीवेबल स्टोरी, जिसके ऊपर इजीली जो है बिलीव ना किया जा सके, हवाओं में, इमेजिनरी सी। सो थर्ड इज अ बेड ऑफ रोजेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इजीएस्ट जो ईडियम है ये, इजी एंड कंफर्ट लाइफ। देखो इसका मीनिंग भी इजी एंड कंफर्ट लाइफ ही है, इजी भी है ये ईडियम। तो इसका जो है अब क्या बनेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा कि जॉब ऑफ अ सोल्जर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जॉब ऑफ अ सोल्जर is not a bed of roses. Next is a red letter day. A red letter day, very important day. For example, 15th of August 1947, या फिर कोई भी डे 5th September that is celebrated as टीचर्स डे, नेशनल डे है हमारा ये। तो इस तरह से 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, तो इस टाइप के जो डेट्स हैं वो हमारी होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो इसके अंदर इसी के ऊपर जो है हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। रेड लेटर डे मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब थॉटलेस स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो कि बिना सोचे समझे बोल देना, बिना सोचे समझे जो है बोल देना। जैसे कि स्वीपिंग स्टेटमेंट, जैसे कि थॉटलेस स्टेटमेंट होता है कि जैसे कि हम बिना कुछ सोचे समझे जो है ऑन द स्पॉट जो है बोल देते हैं कोई भी चीज, और हमें भी नहीं पता होता है कि हमने क्या बोल दिया, तो थॉटलेस स्टेटमेंट। सो ऐसी कईयों की जो है हैबिट होती है स्वीपिंग स्टेटमेंट करने की। तो इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं कि शी इज शी इज मेकिंग a sweeping statement with respect to my question. With respect to my question, she is making a sweeping statement with respect to my question. So ये जो है इस टाइप से जो है इसका सेंटेंस जो है फॉर्म हो सकता है।
तो ईडियम्स जो हैं वो बहुत ही इजी थे। मैंने फर्स्ट क्लास आज ईडियम जो है करवाए हैं ऑनलाइन। तो कल जो है थोड़े से जो है ठीक ठीक लेवल के जो है हम करते चले जाएंगे। तो जो ईडियम्स हैं, नवंबर में एग्जाम है सीडीएस का, तो उसके हिसाब से जो है अगर 5 to 7 ईडियम्स भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो ईडियम्स है हम कवर जो है कर लेंगे तब तक। आज जो हमने किए हैं इडियम्स किए हैं, वोकेबलरी की है, नाउन्स के जो है हमने रूल्स किए हैं 8, 9 एंड 10। तो इनको जो है अब एक बार जो है रिवाइज करना है, क्योंकि इनका जो है मैं क्लास के अंदर ऑफलाइन भी पूछूंगी और ऑनलाइन भी जो है इनको पूछूंगी सबसे। वर्ड्स जो है अच्छे से याद कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, और उनको भी कोशिश करो कि उनको सेंटेंस में तुम कैसे जो है लेके आ सकते हो, कैसे उनको यूज कर सकते हो। और जो वर्ड्स जो हैं यहाँ पे हो जाते हैं डेली के डेली, उनको पढ़ो भी और उनको कोशिश करो कि उनको यूज करने की कैसे, कि अपनी लाइफ में, रूटीन में, अपनी बोलिंग में, जैसे कि मतलब कि जब बोलते हो कि कोशिश करो कि वो वर्ड्स कहीं ना कहीं तुम्हारे आपस में जनरल टॉकिंग जो होती है तो तुम उनको यूज कर सको। तो जानबूझ के ऐसे कोई सेंटेंसेस बोलो किसी के सामने कि वो वर्ड जो है बीच में आ जाए, यूज हो जाए। तो इसी तरह से जो है इनकी प्रैक्टिस जो है होती रहेगी इन वर्ड्स की। अगर इन वर्ड्स को एक कॉपी में लिख के और एक साइड पे रख दोगे तो उनका कोई फायदा नहीं है। अगर जितने यहाँ पे पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उनको बोलने की कोशिश करो वर्ड्स को, और कोशिश करो उनको अपने डेली रूटीन में यूज करने की। होपफुली आज का लेक्चर सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जो करेंगे नाउन्स की एक्सरसाइज करेंगे, और फर्दर जो है डेली की जो है हिंदू वोकेबलरी अपडेट करेंगे और पढ़ेंगे उसको, और इडियम्स को डिस्कस करेंगे। होपफुली सबको समझ आ गया होगा आज का। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।